दोस्तों, कोविड-19 के महामारी के वजह से पूरा देश, पूरी दुनिया जिस संकट के दौर से गुजर रही है, ऐसे में ऑनलाइन टीचिंग या डिजिटल टीचिंग के माध्यम से शिक्षण का काम स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जारी है। इसी क्रम में आज हम आप लोगों से समाजवाद के ऊपर चर्चा करेंगे और समाजवाद क्या है, समाजवाद का स्वरूप क्या है, समाजवाद का विकास कैसे हुआ, समाजवाद से संबंधित जो प्रमुख क्लासिकल फिलोसोफर, क्लासिकल थिंकर्स थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा और समाजवाद के मुख्य मुद्दे क्या हैं, इन पे हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, टुडे इन दिस लेक्चर I will discuss the philosophy, the concept of socialism. What is this socialism? What are the important elements? What are the important schools of socialism? So first, before starting, we should understand what socialism is. Basically, we can study socialism into two broader perspectives. First is socialism as an economic theory, economic model, and second one is socialism which relates itself with the labor issues or labor union. So before going into details, first, what is socialism? Socialism can be defined as an ideology where means of production, that is the land, labor, capital, technology and entrepreneurship, are owned by society at large. समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जहाँ पे उत्पादन के साधन जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता समाज के द्वारा उसको अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाती है। On the other way, we can say collective ownership of resources is the main theme of socialism. Collective ownership of resources. Now, traditionally, one can say that socialism arose or socialism developed as a revolt to capitalism. समाजवाद पारंपरिक रूप से अगर देखें तो यह पूंजीवाद के एक विकल्प के तौर पे या पूंजीवाद के अगेंस्ट एक विचारधारा के तौर पे डेवलप हुआ। तो अब यहाँ पे समाजवाद और पूंजीवाद दो विचारों को समझने के पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि विचारधारा क्या है। तो विचारधारा से हमारा आशय है एक विचारों का एक ऐसा समुच्चय, a group of ideas where three things basically are most important. विचारों का एक ऐसा समुच्चय जहाँ मुख्य रूप से तीन चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। पहला कि किसी स्थापित या
कोई ऐसी विचारधारा, कोई ऐसी व्यवस्था जो ऑलरेडी समाज में चल रही हो, उस विचार को अगर हम सपोर्ट करते हैं, उस विचार को अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसको हम उसको हम विचारधारा का विचारधारा की परिभाषा का एक डायमेंशन है। दूसरा डायमेंशन जो विचारधारा का है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशंस हैं, जो स्थापित व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अगर किसी तरह के आमूल-चूल परिवर्तन की बात करते हैं तो ये उसका दूसरा डायमेंशन है। इट मीन्स सोशलिज्म ऑन द वन हैंड इज़ द support for the existing system, and second point or second dimension is ideology is something which does not recognize or does not give importance to the existing system, existing institutions, existing ideas, and they try to transform it through different means. एंड द थर्ड डायमेंशन या तीसरा जो विचार है, तीसरा जो से जुड़ा हुआ जो आइडिया है वो ये है कि इट शुड हैव एन एक्सेप्टेंस इन मास सोसाइटी। तीसरी बात है कि मास सोसाइटी या समाज के एक बड़े तबके के बीच इसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। इस तरह से मूलतः हम लोग तीन डायमेंशन को विचारधारा के दायरे में रखते हैं। अब जब हम समाजवाद की बात करते हैं एक विचारधारा के तौर पे, या पूंजीवाद की बात करते हैं एक विचारधारा के तौर पे, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये समाजवाद एवं पूंजीवाद इस वजह से स्थापित है कि उसके कुछ तत्व, कुछ आइडियाज़ रिलेवेंट हैं, तभी हम इसकी बात करते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जब तक हम लोग ब्रिटिश या फ्रेंच पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि सारे दार्शनिक, अधिकांश दार्शनिक जो ब्रिटिश परंपरा से थे या फ्रांसीसी परंपरा से थे, ये लोग अब तक समाजवाद को एक विचारधारा के तौर पे, एक मूल्य के तौर पे स्वीकार नहीं करते हैं। उदाहरण स्वरूप हम थॉमस हॉब्स की बात करें, जॉन लॉक की बात करें, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल इत्यादि दार्शनिकों की अगर हम बात करें, ये सारे के सारे ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, या ये सारे के सारे ब्रिटिश फिलोसोफर थे, और इनका मुख्य फोकस होता था व्यक्तिवाद पे, बुद्धिमत्ता पे और मानवतावाद पे। ये वैज्ञानिक तर्कवाद पे भी इनका विश्वास होता था। वहीं हम जब जर्मनी के दार्शनिकों पे आते हैं, जर्मन दार्शनिकों या जर्मन स्कूल ऑफ फिलॉसफी पे आते हैं, तो उसमें दो तीन बड़े नाम हमारे सामने आता है। उसमें से एक बड़ा नाम है हेगल का, दूसरा बड़ा नाम है कार्ल मार्क्स का, तीसरा बड़ा नाम है फ्रेडरिक एंजल्स का। तो जब हम जर्मन फिलॉसफी या जर्मन स्कूल ऑफ थॉट पे हम बात करते हैं, जर्मन राजनीतिक चिंतन की परंपरा पे बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये लोग समाजवादी मूल्यों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। अब समाजवाद को हम बेसिकली दो प्रमुख भाग में हम बांट सकते हैं। एक तो हम रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म की बात करते हैं, एक पहला है
क्रांतिकारी समाजवाद, और दूसरा है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, क्रमिक विकास समाजवाद या क्रमिक विकासवादी समाजवाद। तो रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म या रैडिकल सोशलिज्म क्या है? तो जब हम रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म की बात करते हैं तो इनका जो मुख्य फोकस है वो ऐतिहासिक भौतिकवाद एवं द्वंद्वात्मक पद्धति पे फोकस होता है। इट मीन्स रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट जो हैं, जिनमें कार्ल मार्क्स का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, ये पूरे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हैं और ये वर्ग संघर्षों का एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। समाजवाद को वैज्ञानिक स्वरूप देने का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है और कार्ल मार्क्स के पहले भी समाजवाद की बात थी। इनफैक्ट 1827 में कॉपरेटिव एक पत्रिका आई थी जिस पत्रिका का नाम था कोऑपरेटिव मैगजीन, और 1827 में इसी कोऑपरेटिव मैगजीन के एक लेख में समाजवाद शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया गया था। और 1830 और 1840 के दशक तक आते आते हम पाते हैं कि समाजवाद की मान्यताओं, समाजवाद के मूल्यों की स्वीकार्यता यूरोप के कई सारे औद्योगिक राष्ट्रों में हो चुकी थी। तो अब यहाँ ध्यान देना ये है कि समाजवाद की व्यवस्था या समाजवाद की विचारधारा वहीं पे विकसित हो पाती है जहाँ इसके लिए उर्वर जमीन उपलब्ध हो। यानी कि कहने का आशय है कि वेयर इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक्स प्लेस, देयर you will find some sort of socialism, some sort of leftism, and some sort of labor unions are there. In that way, socialism always try to give an alternative to capitalism. अब कैपिटलिज्म क्या है? तो कैपिटलिज्म हम उसके अर्थ पे जाएं तो उत्पादन के जो साधन हैं, जिन 5 साधनों की बात मैंने की, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उन 5 साधनों का इस्तेमाल वो निजी लाभ के लिए करते हैं और उत्पादन के साधनों पे निजी स्वामित्व होता है। मीन्स कैपिटलिज्म फोकसेस ऑन, or rather capitalism is an ideology where means of production are used for the private benefits. So सोशलिज्म के जब हम रिवॉल्यूशनरी फेज की बात करते हैं तो रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म में हम पाते हैं कि 2 जो वर्ग का विकास होता है। जैसे कार्ल मार्क्स ने जब स्टडी किया तो कार्ल मार्क्स ने अपने पुस्तक में वो लिखते हैं कि दार्शनिकों ने इतिहास की व्याख्या बहुत की है, लेकिन अब हमें इस बात पे विचार करना चाहिए कि इतिहास को बदला कैसे जाए। इसी क्रम में उन्होंने अपनी पुस्तक द जर्मन आइडियोलॉजी, बहुत ही प्रमुख पुस्तक है जो 1846 में पब्लिश हुई थी, द जर्मन आइडियोलॉजी के नाम से, इसमें उन्होंने बेसिकली इतिहास में वर्ग संघर्षों को 4 भाग में उन्होंने बांटा है। पहला, प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात ये करते हैं या ट्राइबल सोसाइटी की बात करते हैं, जहाँ पे संसाधन की सीमित मात्रा में संसाधन थे और संसाधन सीमित होने की वजह से उन संसाधनों को पाने के लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती थी। धीरे धीरे जैसे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन हुआ, वैसे हम देखते हैं कि एक दूसरी व्यवस्था, जैसे कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि स्लेवरी की व्यवस्था डेवलप होती है, और ये स्लेवरी या दास व्यवस्था जो डेवलप होती है, तो यहाँ पे ये देखने में आता है कि मालिक और दास के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद जो तीसरा चरण है या थर्ड स्टेज जो कार्ल मार्क्स लिखते हैं वो सामंतवाद का है, फ्यूडलिज्म।
फ्यूडलिज्म, सामंतवाद की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम पाते हैं कि जो ज़मीनों के मालिक हैं, लैंड ऑनर्स, और जो सर्फ यानी कि उन ज़मीनों पे काम करने वाले जो लोग थे, उनके बीच एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। और उत्पादन के साधन धीरे 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 जब निजी स्वामित्व में पहुंचता है तो पूंजीवाद का जन्म होता है, कैपिटलिज्म का जन्म होता है, या कैपिटलिज्म का विकास होना शुरू होता है। और कार्ल मार्क्स कहता है कि कैपिटलिज्म जैसे डेवलप होगा वैसे समाज में ये संघर्ष स्थिति और भी भयावह हो जाएगी और दो वर्गों का निर्माण होगा। पहला वर्ग जिसे वो बुर्जुआजी या बुर्जुआ वर्ग कहता है, और दूसरा है प्रोलिटेरिएट या सर्वहारा वर्ग। वो कहता है कि पूंजीवाद का विनाश करने के लिए किसी बाह्य तत्व की या किसी बाहरी कारणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि इसमें इतने तमाम अंतर्विरोध होंगे कि यह स्वतः ही एक समय के बाद स्वतः ही अपने अंतर्द्वंद से इसका विनाश हो जाएगा। तो इस तरह से ये चार स्टेज में ये चार स्टेज में ऐतिहासिक व्याख्या या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कार्ल मार्क्स करते हैं। अब दूसरे छोर में हम लोग पाते हैं कि समाजवाद का जो दूसरा स्वरूप था वो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। इवोल्यूशनरी मीन्स एक क्रमशः विकास की बात ये लोग करते हैं, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। इसमें कुछ प्रमुख जो दार्शनिक हैं उनमें बेट्रिस वेब, सिडनी वेब, जॉर्ज बर्नार्ड शाह, H.G. वेल्स और एडवर्ड बर्नस्टीन जैसे प्रमुख लोग हैं जिन लोगों ने इवोल्यूशनरी सोशलिज्म पे फोकस किया। अब इवोल्यूशनरी सोशलिस्ट का क्या इशू है? ये इवोल्यूशनरी सोशलिस्ट बेसिकली फोकस करते हैं कि समाज में समानता स्थापित तभी हो पाएगी, या समाज में संसाधनों का समान रूप से या संसाधनों पे समाज का स्वामित्व तभी स्थापित हो पाएगा जब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक मीन्स के तौर पे हम चुनें। इट मीन्स कि इवोल्यूशनरी सोशलिस्ट फोकसेस ऑन द मेथड ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। संसदीय लोकतंत्र पे इनका फोकस होता है। अब फेबियन जो समाजवाद था वो फेबियन समाजवाद जो कि समाजवाद का ही एक स्वरूप था, तो ये इवोल्यूशनरी सोशलिज्म का एक बड़ा एग्जाम्पल है। जब पहली बार फेबियन सोसाइटी 1884 में स्थापित होती है, और फेबियन सोसाइटी स्थापित होने के बाद इनका फेबियन समाजवादियों का इसी बात पे फोकस था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से हम समाज में व्याप्त तमाम समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। अब हम फिर से वापस आते हैं कि समाजवाद जो समकालीन समाजवाद जिन मुद्दों पे फोकस करता है वो 5 मुद्दे इस तरह से हैं। एक तो पहला वो लोग कम्युनिटी या समुदाय पे फोकस इनका होता है। दूसरा इनका सहयोग या कॉपरेशन के इशू पे ये बात करते हैं। और तीसरा होता है इक्वालिटी या समानता। चौथा होता है क्लास पॉलिटिक्स, वर्ग राजनीति। और पांचवा होता है कॉमन ऑनरशिप यानी कि एक सामान्य मालिकाना हक। इन्हीं 5 थीम के इर्द गिर्द पूरा का पूरा समाजवादी चिंतन का विकास होता है। अब हम लोग जब कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स पे जब हम बात करते हैं तो उसके ऐतिहासिक भौतिकवाद की चर्चा करनी अनिवार्य हो जाती है। तो अब ये ऐतिहासिक भौतिकवाद, हालांकि मैंने चर्चा किया, मैंने बताया कि किस तरह से इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या वो करते हैं। तो कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक में वो लिखते हैं ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1859 में छपती है। ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। उस पुस्तक में वो बेसिकली इस बात को बताने की कोशिश की गई है कि सोशल कॉन्शियसनेस एंड द लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम द इकोनॉमिक बेस। इट मीन्स कि देयर आर 2 थिंग्स, पहला है बेस और दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर।
तो कार्ल मार्क्स कहता है कि बेस जो है, जो आर्थिक तत्व है, आर्थिक तत्व बेस का निर्माण करते हैं और आर्थिक तत्व बाकी दूसरे सारे पहलुओं पे, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वो धर्म की बात हो, संस्कृति की बात हो या अन्य किसी चीज़ की बात हो, तो वो सुपर स्ट्रक्चर की कैटेगरी में वो रखता है। वो कहता है कि अर्थ या अर्थव्यवस्था ये बेस डिसाइड सुपर स्ट्रक्चर, बेस की वजह से ही सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। क्योंकि कार्ल मार्क्स लिखता है कि प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन के जो साधन हैं, उन साधनों में वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट साधन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट साधन होने की वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मूल आधार है। इट मीन्स कि मनुष्य के लिए बिना बेसिक चीज़ों के लिए सरवाइव कर पाना मुश्किल है। इस वजह से इस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में जैसे जैसे बदलाव होता है, जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में बदलाव होता है, वैसे वैसे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुरूप ही उत्पादन के संबंध तय होते हैं। इट मीन्स कि जिस समाज में उत्पादन के साधनों का जो स्वरूप होगा, उसी स्वरूप के अनुरूप ही उत्पादन के संबंध या आर्थिक विचारधारा या व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं का निर्माण उसी प्रकार से हो पाएगा। तो ये कार्ल मार्क्स का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन इस चीज़ को लेकर के था कि हीगल से वो प्रभावित होता है, हीगल के फिलॉसफी को उसने एक्सेप्ट किया था। जैसे उसने हीगल का ही जो आइडिया डायलेक्टिसिज्म का था, उस द्वंद्ववाद का विचार हीगल से वो लेता है, और वहीं वो फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिल करके अपने विचार को वो एक विस्तृत स्वरूप प्रदान करता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं, और कार्ल मार्क्स कहता है कि अपनी पुस्तक जो उसकी जो प्रमुख पुस्तकें आई, उसमें बेसिकली कई सारी किताबें थी, लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल अभी द जर्मन आइडियोलॉजी, उसका दास कैपिटल और उसका ए क्रिटिक टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी पे ही हम लोग अपने आप को फोकस करेंगे। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि वो टेलियोलॉजिकल कंसेप्ट पे उसका फोकस होता है, टेलियोलॉजिकल कंसेप्ट पे। अब व्हाट इज़ दिस टेलियोलॉजिकल? इट मीन्स कि उपादेयता, या उस किसी भी व्यवस्था, किसी भी विचार, किसी भी आइडिया, किसी भी इंस्टीट्यूशंस, किसी भी वैल्यूज़ को हमें उसके उद्देश्यात्मकता या उसके उद्देश्य को ध्यान में रख करके समझने की कोशिश करनी चाहिए। What is this teleology? Teleology is relating to or involving the explanation of phenomena in terms of the purpose they serve, rather than of the course by which they arise. कौन से रास्ते को आप अख्तियार कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो क्या पर्पस, किस उद्देश्य को फुलफिल कर रहा है, वो उद्देश्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कार्ल मार्क्स कहता है कि कार्ल मार्क्स लिखता है कि क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना करने के लिए जो मीन्स, जो भी साधनों का इस्तेमाल हो, वो साधन तब जायज़ माने जाएंगे अगर वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में कामयाब होता है। और कहीं ना कहीं ये जो रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट का जो आइडिया है, जो कार्ल मार्क्स का जो आइडिया है, वो एक तरह से वायलेंट या वायलेंस पे ज़्यादा फोकस होता है। यानी कि इसके लिए मेथड्स जो है, वो मेथड्स कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स कि वो मेथड हिंसक भी हो सकता है, और इस वजह से वो लिखते हैं कि द लेबर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है, और पाने के लिए पूरा संसार तुम्हारे पास है।
इट मीन्स कि ये एक तरह से सोशल कॉन्शसनेस रेज करने की कोशिश की जा रही है। सर्वहारा वर्ग या जो प्रोलेटेरिएट वर्ग है उस वर्ग के बीच एक कॉन्शसनेस रेज करने की कोशिश कार्ल मार्क्स करता है। अब हम लोग अब कार्ल मार्क्स के इस बेसिक आइडिया को समझने के बाद हम लोग कुछ उसके ड्रॉबैक्स या क्रिटिसिज्म को भी समझ लें। तो क्रिटिसिज्म, हालांकि दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वीडियोस में पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स को हम लोग बात करेंगे कि क्या है ये आलोचनात्मक क्या है। पहला चीज़ कि पहली आलोचना ये होती है कि जो समाजवादी या जो मार्क्सवादी जिस वर्ग विहीन समाज की कल्पना करते हैं वो क्लासलेस सोसाइटी व्हेन इट विल बी established. So these socialists, these Marxists are silent on this issue. They do not give any time frame कि yes in this by this particular time या इस particular समय तक हम इस तरह का। दूसरी आलोचना कि यूरोप सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में यूरोप आगे बढ़ा, यूरोप में औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे तेज चली। तो यूरोप में किसी भी देश में ये समाजवाद या कार्ल मार्क्स के चिंतन को क्यों नहीं स्वीकार्यता मिली? क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहली बार कम्युनिस्ट चाइना में एक फुल फ्लेजेड कम्युनिज्म की सरकार बनती है। और भारत में अगर हम देखें तो भारत के केरल राज्य में 1967 में और बल्कि उससे पहले के स्टेट इलेक्शंस में हम देखते हैं कि पहली बार कोई कम्युनिस्ट सरकार थ्रू प्रॉपर इलेक्शन के माध्यम से सत्ता में आते हैं। और सोवियत रूस का उदाहरण हमारे सामने है, लेकिन सोवियत रूस को ईस्टर्न यूरोप का एक बड़ा देश है, लेकिन आलोचना में ये होता है कि भाई जब सोवियत रूस ने 1917 के बोल्शेविक क्रांति के बाद से समाजवाद को अडॉप्ट किया तो क्या ऐसी कमियां रही कि 1990-91 तक आते आते पूर्व सोवियत रशिया या अर्स्टवाइल सोवियत रशिया वाज डिसइंटीग्रेटेड इनटू 15 नेशन स्टेट। 15 अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में उसका विघटन हो जाता है। तो आलोचना इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे बिंदुओं पे की जाती हैं, लेकिन कुछ डिबेट जो सोशलिज्म को लेकर के है वो सोशलिज्म का डिबेट आज भी हम लोग देखते हैं। जैसे जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, उसके पहले 1997 में ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया, और अभी वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से जिस तरह से नए सिरे से डिबेट शुरू हो गया है। तो ऐसे में फिर से एक बार ये विश्वास या ये व्यवस्था पे लोग चर्चा करने लगे हैं कि क्या या किन चीज़ों को लेकर के हम एक मिडिल पाथ को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे हम समाजवाद के जो कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ को हम कैसे करेंट या कंटेम्प्रोरी क्राइसिस को हम सॉल्व करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैसे हम लिबरल या उदारवादी कैपिटलिज्म, उदारवादी पूंजीवाद के कुछ सकारात्मक पॉइंट्स, सकारात्मक बिंदुओं को लेकर के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम अगर ऑर्थोडॉक्स तरीके से अगर हम देखें या ट्रेडिशनली हम अगर देखें, परंपरागत रूप से अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि कोई भी एक विचारधारा अपने आप में पर्याप्त नहीं है, और सभी विचारधाराओं में किसी न किसी स्तर पे, किसी न किसी लेवल पे हमको थोड़े बहुत बदलाव के साथ उसको स्वीकार करना होता है, स्वीकार करना चाहिए। और जो भी अच्छी बातें, अच्छी बिंदु, अच्छे तत्व, अच्छे एलिमेंट्स, अच्छे पॉइंट्स समाजवाद और पूंजीवाद के हों, उनका हम मिक्सअप बना करके हम एक लिबरलाइज्ड सोशलिज्म और सोशलाइज्ड लिबरलिज्म, उदारीकृत समाजवाद और समाजवादी उदारवाद जैसी किसी व्यवस्था के साथ हम आगे बढ़ें। तो इस तरह से एक छोटा सा ये हमारा छोटा सा ये लेक्चर
जिसमें हमने सोशलिज्म, समाजवाद और समाजवाद के प्रमुख पहलुओं को हमने समझाने का, बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।